Hello everybody and hello students. We are doing lecture number 8 of chapter number 13, that is magnetic effect of current. एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 2 करेंगे. जो पिछले लेक्चर में हमने किया था उससे थोड़ा आगे चलेंगे. सो लेट्स एंटर इन लेक्चर एंड ग्रैब दिस होल कॉन्सेप्ट. सो वी हैव दिस लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 2 हमें करना था. आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जो दे रखा है उसमें से पार्ट 1 में हम लोग ने इसके बारे में किया था. क्या किया था हमने? एक सिलेंड्रिकल बेस लिया हमने एक, और उसके ऊपर हमने सिलेंड्रिकल फ्रेम कह लो, और उसके ऊपर हमने वाइंडिंग रखी है, वायर को ऐसे और कॉइल बना दिया. और जब हम लोग इससे करंट भेजते थे इसमें, व्हेन वी यूज टू सेंड करंट इन दिस, सॉरी, व्हेन वी टेक दिस मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है हमारे पास, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में थोड़ा एरर है. तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे एक ये कुछ इस तरीके का पॉइंटर यूज, लाइक सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके का इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है यहाँ पे. तो जब हम लोग मैग्नेट को आगे पीछे करते थे यहाँ पे ये कॉइल कनेक्टेड, मतलब जब हमें इसमें एक कनेक्शन करने के लिए स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए रखा हुआ सिस्टम, सपोज कर लो ये सेटअप हमने कर दिया और इसका स्विच ऑन कर दिया. और स्विच ऑन करने के बाद ये मैग्नेट को जब हम इसके पास लेके आते थे या मैग्नेट को दूर लेके जाते थे, यानी कि जब भी इनके बीच का डिस्टेंस का घटना और बढ़ना होता था, और डिस्टेंस घटते बढ़ते थे, चाहे ये भी मूव करे या ये मूव करे, दोनों मूव करे या दोनों में से कोई एक मूव करे, तो हमने नोटिस किया था कि जो इसका पॉइंटर है किसका, ये गैल्वेनोमीटर का, तो जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता था तो पॉइंटर जीरो से डेविएट करता था इधर या इधर की तरफ. और उससे हम लोगों को पता चलता था कि मैग्नेट के मोशन से या कॉइल के मोशन से या उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के घटने बढ़ने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसमें करंट पास होता है. दिस इज व्हाट वी हैड डन इन आवर पार्ट 1. नाउ आई विल टेक यू टू पार्ट 2 एंड सी व्हाट वी हैव हियर. दिस इज पार्ट, दिस इज सेइंग दैट यहाँ पे हमने इस जगह पे एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल फ्रेम रखा है हमने, ठीक है, और इसके ऊपर वाइंडिंग रखी हुई है. देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमने वाइंडिंग कर दी है, यहाँ भी कर रखी है इस तरीके से. यहाँ पे गैल्वेनोमीटर फंसा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी ये इसमें करंट नहीं भेज रहे हैं. और यहाँ का जो ये पॉइंटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो ये पॉइंटर दिख रहा है, ये अभी फिलहाल जीरो पे समझ लीजिए कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग जीरो. दिस इज व्हाट सेटअप इज. जैसे ही हम लोग इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो बैटरी है ये इसमें करंट देना स्टार्ट करेगी. और जब करंट देना स्टार्ट करेगी, एक सेटअप में हमें थोड़ा सा और देखना होगा कि स्टार्टिंग में ये जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है ये भी किस पे है? जीरो पे है. तो ये सब कुछ जीरो पे है. आपको मैं ये सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि यू सी व्हाट एक्चुअली वी सी. हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग इसको यहाँ से ऑन करते हैं, यानी कि स्विच ऑन करते हैं, ये सेल इसमें करंट देना स्टार्ट करता है. और जब इसमें करंट देना स्टार्ट करता है तो ये पॉइंटर ऐसे डेविएट होना स्टार्ट करता है इस तरीके से. ये करंट बढ़ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में करंट जीरो था, तो करंट बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, करंट बढ़ रहा बढ़ रहा, और अब जाकर के एक पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे फिक्स हो गया. तो जब ये करंट, माइंड यू व्हाट आई एम सेइंग, जब ये करंट बढ़ रहा है, when current is increasing, और यहाँ पे जाकर के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो होता क्या है कि जब यहाँ पे करंट बढ़ रहा था, when current was increasing, तो you will find that कि इसका डिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर हो गया ऐसे. जैसे ही करंट यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, जब करंट कांस्टेंट होता है तो ये फिर क्या हो गया, जीरो हो गया. यू ऑल मस्ट लिसन मी वेरी केयरफुली व्हाट आई सेड दैट, कि जब उसमें करंट बढ़ रहा था तो ये भाई ये भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा, करंट इंक्रीज कर रहा था, करंट इंक्रीज कर रहा था. जैसे ही करंट कांस्टेंट हुआ ये जीरो हो गया, करंट कांस्टेंट हुआ ये जीरो हो गया. यानी कि अभी अभी इस वाले में यहाँ पे करंट क्या कांस्टेंट है, ये जीरो पे है. और करंट जब बढ़ रहा था तो ये बढ़ रहा था, इट वाज इंक्रीजिंग. जैसे ही करंट कांस्टेंट हुआ ये क्या हो गया, जीरो. दूसरी बात,
अब अगर करंट कांस्टेंट हुआ है यहाँ पे, और अब मैं सपोज कर लो इस बैटरी को, यानी कि इसको यहाँ से हटा करके ये अलग करता हूँ, तो इमीडिएटली इसमें करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे करंट जीरो होता है, फिर क्या होता है, ये दूसरे डायरेक्शन में डेविएट करके, और फिर मतलब करंट इमीडिएटली जीरो हुआ तो कुछ ऐसे बढ़ा और फिर बढ़ के ये कहाँ जा रहा है, फिर अपनी जगह पे आ जा रहा है। दिस इज व्हाट यूज टू हैपन हियर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर करंट जैसे जीरो हुआ, ये डिफ्लेक्शन यानी कि करंट कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट था, ये जीरो था, जैसे ही करंट को आपने जीरो किया तो ये क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर जगह से डिफ्लेक्ट किया इधर की तरफ, फिर यहाँ पे आके क्या हो गया, जीरो हो गया। माइंड यू, इस सेटअप में दिखा क्या रखा है, यहाँ पे बड़े सारे टर्न है, सोलेनाइड तो पढ़ ही चुके हैं आप कि ये एक थोड़ा लंबा सोलेनाइड है, ये भी एक सोलेनाइड है। इस सोलेनाइड में जब करंट एंट्री करता है और करंट बढ़ना स्टार्ट करता है, जीरो से लेकर के करंट बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंचता है, तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। जैसे ही करंट किसी कांस्टेंट वैल्यू पे जाके रुक जाता है, फिर ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर जैसे ही करंट हम इसमें से रिड्यूस करते हैं, यानी कि इसको हटा दिया, स्विच ऑफ कर दिया यहाँ से, तो फिर करंट जीरो होता है जब उसमें, तो फिर ये जिस दौरान करंट जीरो हो रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन दूसरे डायरेक्शन में दिखा रहा है, और फिर करंट फाइनली जीरो हो गया तो फिर से ये अपनी जगह पे आ गया। दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग। क्या रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग पिछले वाले जो पिछले पेज पे जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि भाई मैग्नेट का मोशन हो कॉइल की तरफ, या मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाओ, या कॉइल को मैग्नेट के पास लेके आओ, या कॉइल को मैग्नेट से दूर लेके जाओ, या दोनों को पास लेके आओ, या दोनों को दूर लेके जाओ, मैंने किसी भी तरीके से उनके बीच का डिस्टेंस को घटाओ या बढ़ाओ, किसी भी तरीके से उनके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, वुड वी फाइंड कि भाई यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता था। और अगर उनके बीच का डिस्टेंस का बढ़ना जिस इंस्टेंट पे, या डिस्टेंस का घटना जिस इंस्टेंट पे खत्म हो जाता था, यानी कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस अब रहने लगा, डिस्टेंस ना घट रहा ना बढ़ रहा, तो इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता था। दिस इज व्हाट वी नो। और इसका आंसर हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के पास आने से या दूर जाने से, इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है, या इसके पास आने से या इसके दूर जाने से इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से ऐसा होता है। सो कैन आई कम टू दिस लेवल विद द सेम लॉजिक? आंसर इज यस। यू सी, इस कॉइल में ये सोलेनोइड है, इसमें जब करंट पास होता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, और इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे भी पास करेंगी। भाई अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाऊं आपको, आई होप यू विल कोऑपरेट मी टू अंडरस्टैंड। लेट सपोज मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा रहा हूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले रहा हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से, देखते जाओ देखते जाओ, कुछ इस तरीके का एक फील्ड लाइन लिया। क्या किया मैंने यहाँ पे कि भाई इसमें करंट पास हुआ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे थी, तो जब इसमें करंट जा रहा होगा तो फील्ड लाइंस यहाँ इससे भी गुजर रही होंगी, इससे भी गुजर रही होंगी। भाई करंट की वैल्यू बढ़ गई तो आप एक दूसरा, और करंट की वैल्यू बढ़ गई तो फील्ड लाइंस थोड़ी और ज्यादा हो जाएंगी, और ज्यादा हो जाएंगी तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, यानी कि करंट जब इसमें बढ़ रहा है, तो वी नो कि इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा ना कि किसी भी कॉइल में अगर करंट, ये ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करा है मैंने यहाँ पे, इस पे छोटा छोटा एरो दिखा देता हूँ मैं ताकि आपको लगे। सपोज कर लो इसमें करंट ऐसे पास हुआ और इसके फील्ड लाइंस को यहाँ साउथ साइड होगा, इधर नॉर्थ होगा, तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलेंगी। सो विल शो इट लाइक दिस कि ये फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे एंटर कर रही हैं, ऐसे एंटर कर रही हैं और ऐसे बाहर निकल रही हैं, विल शो लाइक दिस। माय आइडिया इज दैट, मेरा ये कहने का मतलब कि लेकिन ये ऐसे ये कब करेंगे, जब आप इसमें करंट क्या दिखाएंगे, भाई अब करंट बढ़ रहा है और इसका करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी पास होंगी, बढ़ेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, तो यहाँ भी गैल्वेनोमीटर का क्या होगा, डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। जैसे ही यहाँ पे करंट कांस्टेंट हो गया, तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बढ़ना या घटना क्या हो गया, बंद हो गया, तो ये डिफ्लेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर ये यहाँ पे आके जीरो हो गया, फिर से जीरो हो गया। ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, सुना रहा हूँ, अब इस बात को हमें धीरे धीरे इन सारी ऑब्जर्वेशंस को पॉइंट वाइज हमें लिखना चाहिए, और फिर हमारे दिमाग में इसको बिल्कुल फिक्स करना चाहिए कि ओके क्या हो रहा है यहाँ पे।
सो सी, लॉजिकली आई एम पुटिंग दिस ऑल पॉइंट सीक्वेंस वाइज, जो कि आपको समझने में और याद रखने में आसानी रहेगी। सो नोट करके आप नोट कर लें। ये आपके लिए एक्टिविटी आपकी बुक में बना रखी है, बट जान है एक तरीके से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेस चीज आपको पढ़ाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि आपको एक्टिविटी के थ्रू ये चीज समझाई जा रही है। सो सी, पहली बात कि ये वाला जो हम सेटअप देख रहे हैं जिसमें करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स लगा हुआ, करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स, आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिसमें करंट डिटेक्टिंग सोर्स लगा उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। सो व्हाट इज दिस कॉइल, इस कॉइल का क्या नाम है? तो इस कॉइल का नाम है प्राइमरी कॉइल, इसका क्या नाम रहोगे? सेकेंडरी कॉइल। सो हियर वी आर राइटिंग दिस इज प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, एंड दिस इज सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल। तो ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो पहला पॉइंट ये है कि when current when current is allowed, current is allowed to pass through through primary coil, through primary coil, जैसे ही आप करंट इज अलाउड टू पास थ्रू प्राइमरी कॉइल। ठीक है जी, क्या आपने नोटिस किया? we observe we observe deflection, we observe deflection in galvanometer, we observe deflection in galvanometer, we observe deflection in galvanometer attached with neighboring secondary coil, जो भी secondary coil, this is what we observe, secondary coil। सुन रहे हैं ना आप लोग, बच्चे लोग? secondary coil लिखा हुआ, चलो इसको काट देते हैं, secondary coil। So when current is allowed to pass through primary coil, we observe deflection in galvanometer attached with neighboring secondary coil। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि जब करंट इंक्रीज करता है, when current increases, when current increases, increases deflection of deflection in galvanometer deflection in galvanometer also increases, वो भी बढ़ने लगता है भाई। अगर यहाँ पे करंट बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। when current increases, अब यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि करंट इंक्रीज कर रहा है, तो अब करंट कैसे इंक्रीज कर रहा है? कांस्टेंट रेट से, या करंट के इंक्रीज करने का रेट कांस्टेंट नहीं होकर के कभी ज्यादा है कभी कम है, मतलब इस तरीके की भी बात हो सकती है। तो ये सब चीजें आपको ना 12th क्लास में बड़े अच्छे से समझाया जाएगा, वहाँ एक फॉर्मूला लगा करके LDI अपॉन dt, वहां पे जाकर के आपको समझाया जाएगा। तो फिलहाल आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही है, नहीं बताया जा रहा, बट यहाँ पे इन शॉर्ट क्या लिखा जा रहा है? व्हेन करंट इंक्रीजेस, यानी कि इसमें करंट चेंज हो रहा है, तो भाई यहाँ पे फिर से डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर करंट डिक्रीज भी होगा, इफ करंट डिक्रीजेस, व्हेन करंट डिक्रीजेस, करंट decreases, deflection in galvanometer, is shown. When current decreases, deflection in galvanometer is shown. वहां पे तब भी होता है, करंट डिक्रीज करेगा तब भी। और जैसे ही एज इफ करंट बिकम कांस्टेंट, if current become कांस्टेंट, अगर करंट को कांस्टेंट कर दो और करंट बिकम जीरो, भाई कांस्टेंट हो गया मतलब 5 एम्पियर, अब करंट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, और करंट बिकम्स जीरो, भाई वैल्यू जीरो हो गई, करंट बिकम्स जीरो। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर,
galvanometer, पढ़ लोगे आप लोग, deflection in galvanometer also becomes zero, also becomes, deflection in galvanometer also becomes, फिर वो भी जीरो हो जाता है भाई. So what we see that कि करंट का either इंक्रीज हो, करंट का either डिक्रीज हो, तो डिफ्लेक्शन मिलता है. नेबरिंग कॉइल में डिफ्लेक्शन मिलता है, गैल्वेनोमीटर जो अटैच है. करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए या जीरो हो जाए, भाई जीरो हो जाता है. दिस इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग. अब सवाल है कि ऐसा होता क्यों है. तो यहाँ पे आपको ये बताया गया कि देखो जी, ये जो आपने लूप बना रखा है, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. तो एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे हम. तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन. इन नट सेल हमने क्या देखा कि भाई या तो करंट बढ़ रहा हो या घट रहा हो, यानी कि करंट चेंज हो रहा हो, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलता है. तो नट सेल लाइक, नोट करके मैं ये आपको ये बात समझाऊंगा. नट सेल व्हाट, इन नट सेल अगर हम देखें, नट सेल if current if changes current changes in primary coil, deflection in secondary, deflection in galvanometer या deflection by deflection by galvanometer deflection by galvanometer is shown, which means current in secondary coil exist. सेकेंडरी कॉइल में करंट एग्जिस्ट करे, करंट इन सेकेंडरी कॉइल एग्जिस्ट, मतलब करंट पास होगा वहां. दैट्स व्हाट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, समथिंग लाइक दिस. ठीक है जी. अगर करंट जीरो हो गया है तो मैंने आपको बता दिया, या करंट कांस्टेंट हुआ तो क्या हो गया वो भी मैंने बता दिया आपको. और सवाल है व्हाई लाइक दिस. तो आंसर क्या है इस बात का. तो आंसर बड़ा सिंपल है जी, हम लोग पहले से जानते हैं कि व्हेन करंट इंक्रीजेस or decreases in primary coil, when current, let me write in other color, when current in primary when current in primary coil increases oblique decreases, when current in primary coil increases oblique decreases, then magnetic field in primary coil also increases oblique decreases. आपको याद होगा कि ये इंक्रीजेस डिक्रीजेस क्या पढ़ाया गया यहाँ पे, फॉर्मूला आपको याद है. हमने ऐसे फॉर्मूला बताया, बी इज इक्वल टू, मैंने कुछ ये फॉर्मूला बताया था, म्यू नॉट एन आई. और आपको कुछ ऐसे याद रखने के लिए बोला था कि देखो बी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि अगर, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है बेटा, आपको भूलना नहीं चाहिए, बी प्रोपोर्शनल टू आई. तो अगर आप ये म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट बताया था कि परमेबिलिटी जैसी कोई चीज होती है, ये 12th क्लास में पढ़ जाएगा. एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है, यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, ज्यादा है कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो इस बात पे भी डिपेंड करता है. यस, ये सब सोलेनोइड में पढ़ा है आपको अच्छे से. आपको या रिवाइज होना चाहिए सोलेनोइड का लेक्चर, और वहां से आपको देखा होना चाहिए. So current also increases or decreases. When current in primary coil increases, decreases, then magnetic field in primary coil also increases and decreases. And due to this, and due to this, and due to this, due to this, magnetic field lines associated with
secondary coil. Magnetic field lines associated with secondary coil also changes. मतलब वो भी घट रहा है बढ़ रहा, changes. That is increases oblique decreases. बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, decreases. Due to this change, due to this change in magnetic field lines, in magnetic field lines, due to this change in magnetic field lines, due to this change in magnetic field lines, an EMF तो पढ़ा रखा आपको, an EMF is induced, an EMF is induced in secondary coil, and that EMF sends, थोड़ा इस EMF को मैं दूसरे कलर से लिखूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से जगह बनाए जब आप इसको पढ़ें, ठीक है जी. So here I'm writing EMF, and that EMF, ठीक है, that EMF sends current in secondary coil, in secondary coil. अब ये सब कैसे होता है, ये सब हमें 12th क्लास में समझना पड़ेगा. And that is why galvanometer shows डिफ्लेक्शन, तभी वो डिफ्लेक्शन शो करता है. समझ गए बच्चा लोग? सो आपको यहाँ बताया गया कि नंबर ऑफ वाइंडिंग्स बढ़ जाएगा तो फील्ड लाइंस बढ़ जाती है, करंट पे भी डिपेंड करता है, म्यू पे भी डिपेंड करता है. ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में 12th क्लास में, अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हुए तो. तो बात सीधी सी ये है कि अगर इसमें करंट बढ़ रहा है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है यहाँ पे. सो नाउ हियर इफ आई सपोज कर लो करंट की वैल्यू घट गई, एक करंट यहाँ से हटा दिया मैंने, ये करंट हटा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं ना आपने, किस में घट गया, सेकेंडरी में भी घट गया. यस. और अगर मैंने ये कहा कि भाई करंट बढ़ गया, इफ आई से करंट इसमें बढ़ गया, किसमें, प्राइमरी के अंदर, तो प्राइमरी के अंदर करंट बढ़ेगा तो यू नो दैट कि लो भाई एक और इस तरीके से ये भी फिर से फील्ड लाइंस बढ़ गई है इसके अंदर. दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन. तो इस फील्ड लाइंस के बढ़ने और घटने से यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ इंड्यूस इसमें करंट पास करता है. जैसे ही करंट कांस्टेंट होता है तो एक फील्ड लाइन फिक्स हो गया, तो यहाँ भी फील्ड लाइन फिक्स हो गया, ना वो फील्ड लाइन बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो जीरो हो गया, मतलब फील्ड लाइंस का बढ़ना घटना बंद हो गया, और करंट जीरो हो गया तो फील्ड लाइन सही. सो इसके बेसिस पे बड़े सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. तो ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट 2 में जो चीजें डिस्कस कर रहे थे वो. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी. तो मैं थोड़े थोड़े छोटे से 4-5 सवाल यहीं पे डील करना चाहूंगा, और मैं उन सवालों के थ्रू मैं चाहूंगा कि आप जरा सीखें, राइट. कि इन द लास्ट डायग्राम, यानी कि लास्ट, इसको फिगर 2 कर देते हैं. आई मीन हमने तो ये फिगर 1 है हमारा, ठीक है, ये फिगर 1 कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं, और फिगर 2 कर देते हैं ऐसे. और अब आपसे पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए, इन इन द फिगर 2, मैंने बड़े सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको इसी के तहत कवर करते हुए. इन द फिगर 2, इफ I is not zero, I is not zero, and I is increasing, I is not zero, and I is increasing, then which one is correct? सवाल बन गया आपके सामने, which one is correct. आप लोगों को अपना अपना आंसर
देना है, then which one is correct? Right, number one, deflection deflection will will not be shown by galvanometer. Deflection will not be shown by galvanometer. Right. Deflection will be shown by galvanometer. Will be shown. And तीसरा पॉइंट इसमें हम रख रहे हैं, राइट, डिफ्लेक्शन, आई मीन या डिफ्लेक्ट, यस, अभी सिर्फ हमने यही दो ऑप्शन रखा है. सो आप बताओ इसमें से कौन सा आंसर आप कंसिडर करोगे, विच आंसर यू विल टेक? डिफ्लेक्शन विल नॉट बी शोन बाय गैल्वेनोमीटर एंड डिफ्लेक्शन विल बी शोन बाय गैल्वेनोमीटर. बताओ. Second. So obviously this is the right answer. So the right answer in this case is this one. ये आपका right answer. अब अगर मैं ये कहूं, like दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने पॉइंट आउट करूं यहाँ पे, if number of turns of primary is reduced by keeping same current, माने करंट सेम पास हो रहा है. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इज रिड्यूस्ड बाय कीपिंग सेम करंट. what will happen in secondary? ठीक है जी. तो चॉइस के फॉर्म में पूछ रहे हैं हम, राइट. करंट विल पास in secondary. Current will pass in secondary. No current will pass in secondary. Number 3, deflection shown by galvanometer will decrease. Deflection shown by galvanometer will decrease. No deflection shown. So which answer you can choose? One or two, I mean, batao. Just think and answer fast, very fast. I'm waiting for your answer. Any of you? Third. Okay, and anybody else? Third. Okay. You see, current will pass in secondary, ये भी सही है. And deflection shown by galvanometer. भाई आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे घट रही है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेगी. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने से डिफ्लेक्शन शो होगा. तो आप डिफ्लेक्शन शोन बाय गैल्वेनोमीटर विल डिक्रीज कैसे कहेंगे? आपने नोटिस किया, थोड़ा सा फंसाया है मैंने आपको. भाई पहले फील्ड लाइंस ज्यादा थी, अब फील्ड लाइंस कम हो रही, तो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है. फील्ड लाइंस अगर बढ़ती जाए, फील्ड लाइंस बढ़ रही है तो करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा. और फील्ड लाइंस घटेगी तो करंट का डायरेक्शन दूसरे साइड में चला जाएगा. करंट का डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होना है. यानी कि फील्ड लाइंस बढ़ रही है. क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझोगे. अगर फील्ड लाइंस बढ़ रही है तो सपोज करो इसका पॉइंटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, समथिंग लाइक दिस, बढ़ता जा रहा है. फील्ड लाइंस बढ़ रही. अचानक फील्ड लाइंस अब घटाने लगे, आप करंट का डायरेक्शन धड़ से उल्टा हो जाएगा. ठीक है. तो अब डिक्रीज कैसे कहेंगे आपकी, क्योंकि डिक्रीज का कंपैरिजन करने के लिए तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि पहले कितना करंट पास हो रहा था, अब कितना करंट पास हो रहा है. हो सकता है कि आपने इतना कम टाइम में, तो ये वाला आंसर जो आपने डिक्रीज वाला दिया ना, ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए था. सो द बेस्ट आंसर कैन बी दिस वन, करंट विल पास इन सेकेंडरी. आई मीन यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट दिस आंसर. आई मीन इसको सही तरीके से
कि करंट घटेगा क्या होगा, इसके लिए आपको 12वीं क्लास तक का इंतजार करने पड़ेगा. सो दिस, आई मीन दिस आंसर मे बी करेक्ट. दिस दिस आंसर मे बी करेक्ट. मे और मे नॉट बी करेक्ट. मे और मे नॉट बी करेक्ट. क्योंकि आपको नहीं पता ना कि भाई एक बात, डिफ्लेक्शन शोन बाय गैल्वेनोमीटर विल डिक्रीज. तो भाई ऐसा थोड़ी है कि हम बढ़ाते गए तो ऐसे ऐसे बढ़ता गया, और घटाते गए तो बिल्कुल धीरे धीरे कम होता जाएगा, और फिर जीरो कर देंगे तो ऐसा है. नो, जैसे ही घटाओगे उसका डायरेक्शन क्या होगा. कांटा जीरो से इधर था, अब बढ़ रहा था तो ऐसे था, और घटाया तो आपने तो उसका रिवर्स डायरेक्शन में कांटा चला जाएगा. तो हो सकता है कि वो उतना ही एम्पियर करंट दिखाए रिवर्स डायरेक्शन में. तो आप कैसे कह सकते हो या कम भी दिखाए. तो दिस आंसर में और मे नॉट बी करेक्ट. तो ये ध्यान रखना. मतलब आपको दूसरे क्वेश्चन में मैंने फंसा दिया अच्छे से. अब अगर मैं एक स्थिति और बात करते हैं. सपोज कर लो बेटा कि मैंने ये जो वाइंडिंग पूरी दिखाई गई यहाँ पे, इसमें करंट पास हो रहा है, ये यहाँ रख दिया. सपोज कर लो इसमें करंट बढ़ रहा है. करंट बढ़ रहा है. करंट बढ़ रहा है. और ये पूरी की पूरी वाइंडिंग सपोज कर लो मूवेबल है. अगर मैं इस वाइंडिंग को, इसमें करंट बढ़ रहा है, और इस वाइंडिंग को मैं और इसके तरफ लेके चला हूँ, इसके पास लेके जाऊं. दिमाग लगाइए. ये अब ये वाइंडिंग रेस्ट पे नहीं रखा मैंने. इस वाइंडिंग को रेस्ट पे नहीं रखा है. इस वाइंडिंग को मोशन करने लगूं इधर की तरफ, और इसमें करंट भी बढ़ रहा है. तो अब क्या होगा. तो दिमाग लगाओ. भाई करंट के बढ़ने से, मतलब सोच कर जवाब देना. देखते हैं कि क्या होता है. इस सवाल में आप कैसा बुरा फंसते हैं, क्या करते हैं, आप दिमाग लगा के जवाब देना. इफ इफ current in primary coil current in primary coil increases. Current in primary coil increases, and secondary coil secondary coil is being being moved towards primary coil. What will happen? What will happen if if what will happen? What will happen? Current in secondary coil will reduce to zero. मतलब घट के जीरो हो गया. will be reduced to zero. एक current will increase in secondary. थोड़ा सा ना, if current in primary coil increases, and now यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देते हैं, and now if current in primary coil increases, and now secondary coil is being moved towards primary coil. If current in primary coil is being increased, अच्छा is being increased लिख रहे हैं, is being increased मतलब ये बढ़ा रहे हैं, being increased, and now secondary coil is being moved towards primary coil. What will happen? Current will increase in secondary coil more rapidly. तेजी से बढ़ेगा. तीसरा ऑप्शन की तरफ चले. डिफ्लेक्शन shown by galvanometer remain constant. Can't say. क्या, what will happen? I mean, insufficient information. Can't say. I mean, चलो मैं लिख रहा हूँ all wrong. All above will not happen. All above
विल नॉट हैपन। जी बताइए, विच आंसर यू विल टेक? जल्दी बोलो। सेकंड। सेकंड। दैट्स वेरी ट्रू। क्योंकि मैंने थोड़ा सिंपल बना रखा है, क्योंकि ऐसे डिफ्लेक्शन शोन बाय गैल्वेनोमीटर रिमेन कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो बढ़ेगा करंट। लेकिन अगर करंट उसमें बढ़ाया जाए और क्वाइल को दूर किया जाए, तब क्या होगा? तो जिस रेट से करंट आप बढ़ा रहे हो, तो उससे फील्ड लाइंस बढ़ेगी, लेकिन आप कॉइल लाइंस को दूर किया जा रहे हो तो फील्ड लाइंस और घट जाएगा। तो उस केस में डिफ्लेक्शन शोन बाय गैल्वेनोमीटर मे रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई है आप लोगों से? मैंने जो बोला कि अगर मैंने यहाँ पे करंट बढ़ा रहा था, अब मैं इसमें करंट बढ़ाऊं और इसको साथ साथ साइमल्टेनियसली दूर लेते जाऊं, तो करंट बढ़ाने से यहाँ फील्ड लाइंस बढ़नी चाहिए, लेकिन मैं दूर करते जाऊंगा तो फील्ड लाइंस और घटती जाएंगी। तो हो सकता है जिस रेट से फील्ड लाइंस बढ़ी और उसी रेट से फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या हो जाए, घट जाए, तो फिर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नहीं, अब बढ़ ही नहीं रहा है। और हो सकता है कि आप करंट बढ़ा रहे हो, फील्ड लाइंस बढ़ रही हो, और आप इसको धीरे धीरे लेके जा रहे हो, तो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा बढ़ ही रहा हो, तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। नट सेल में जो बात मैंने आपको कही यहाँ पे कि इफ करंट चेंजेस, ये नट सेल जो आपने पढ़ा है, इससे भी बड़ा नट सेल अब आपके सामने खड़ा है। तो मैं अगले पेज पे ले जाकर के वो नट सेल दिखाऊं आपको। नोट करके आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस associated with secondary coil, magnetic field lines associated with secondary coil, if by any means, या if यहां से हटा देते हैं, if by any means changes magnetic field lines associated with secondary coil, if by any means changes, then current will pass pass through secondary coil. Current will pass through secondary coil, and deflection will be shown. And deflection by galvanometer, deflection by galvanometer will be shown. By any means, अगर field lines associated with secondary, magnetic field lines associated with secondary coil, if by any means changes, यहाँ changes का क्या मतलब? What actually I mean to say changes? यहाँ changes का मतलब है either increases or decreases, चाहे वो increase हो या decrease हो, भाई किसी भी तरीके से। अगर वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो गया, करंट जीरो हो जाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो if no changes is changes in magnetic field lines, if no changes in magnetic field lines, then current in secondary coil, if no changes in magnetic field lines, किसका magnetic field lines? जो secondary coils के साथ associated है। चलो ये भी लिख देते हैं, associated with secondary coil, right? If no changes in magnetic field lines associated with secondary coil, then current in secondary coil is zero. Current in secondary coil खत्म। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात समझ में आनी है। ये हमने इधर थोड़ा दूसरे स्टाइल में लिखा कि करंट घटे बढ़े, उसके नजरिए से मैं लिखा, लेकिन इससे भी बड़ी बात वहां लिखी हुई है।
भाई करंट बढ़ा रहे हो और उसको दूर करने लगो तब क्या होगा, या करंट बढ़ा रहे हो उसको पास करने लगो, तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट चेंज होने से काम होगा, इस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि इसका मोशन भी हो सकता है, इस कॉइल को हम आगे पीछे ले जा सकते हैं। अब आप बताओ कि पिछले केस में, यानी कि जो इस पेज में एक्टिविटी पढ़ी आपने यहाँ पे जो पढ़ी थी, और इसमें क्या सेम बात है या डिफरेंट बात है? सेम बात है। वो कैसे? यहाँ पे करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स की जगह पे हमने मैग्नेट रखा था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट का लेते थे, और ये हमारे लिए सेकेंडरी, यहाँ पे ये मैग्नेट होता था और ये हमारे लिए सेकेंडरी कॉइल हुआ करता था। ना यहाँ पे ये सेकेंडरी कॉइल की जगह पे सेकेंडरी कॉइल है, और मैग्नेट की जगह पे क्या आ गया? करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स आ गया। तो करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स है, यानी कि उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनोइड का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप समझ गए ना मेरी बात? तो ये एक्टिविटी अलग अलग करके दिखाई गई है, बट एक ही बात कही जा रही है। सो हमने ये दूसरा पार्ट पढ़ लिया अच्छे से। अब आपको ना इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के लेकर के फ्लेमिंग के रूल्स के बारे में बताया गया। एक फ्लेमिंग राइट हैंड, जैसे हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, उसी तरीके से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, उसी तरह से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी होता है। अब वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है भाई? आपको याद करो, मैंने लेक्चर 6 में ये मोटर जब पढ़ा रहा था, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि भाई करंट पास करते थे किसी कॉइल में, और वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होता था, उसके ऊपर फोर्सेस लगते थे, वो फोर्सेस की वजह से वो क्या हो जाता था? घूमने लगता था। उसके ऊपर कपल टॉर्क बनता था, टॉर्क की वजह से घूमता था, फिर उसका जो एक्सेल है वो एक्सेल भी घूमने लगता था। ऐसा कुछ हमने पढ़ा है? यस। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो जनरेटर से रिलेटेड है, और जनरेटर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की बात करेंगे तो वहां पे उसमें जो करंट इंड्यूस होएगा, उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरीके की बात है। तो मैं आपको अगले लेक्चर में जनरेटर जब पढ़ाऊंगा, तो वो कोई ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, तो उसलिए उसकी थोड़ी बात मुझे यहाँ पे आपको समझानी चाहिए। आपने देखा ना कि थोड़ा लिंक करो, अभी आपने देखा यहाँ पे कि करंट, यहाँ इस वाले फिगर में, कि जब आपने यहाँ पे करंट इंक्रीज किया डिक्रीज किया, बढ़ रही थी घट रही, तो फील्ड लाइंस के घटने बढ़ने से इसमें क्या हो गया? ईएमएफ इंड्यूस हो गया, करंट पास हो गया। ध्यान रखने वाली बात, बड़ी बात है ये। सो अगर किसी लूप में या किसी कॉइल में, यहाँ पे वो नोट नोट करके, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल। अब ये सेकेंडरी कॉइल कह रहे हैं, हम कहीं लूप भी कह सकते हैं। किसी लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। और करंट इंड्यूस होने से पहले ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर पूरा क्लोज लूप है, यानी कि उसमें करंट पास हो जाने की गुंजाइश है, मतलब सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तो करंट पास होगा। अगर फील्ड लाइंस चेंज होंगे तो हर बात जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, हर बात को ध्यान से सुनोगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे सवाल ही करा दो, उसी में से कोई एग्जाम में आ जाएगा। जो समझा होगा उसको सॉल्व कर लेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कब एक ही चीज से पता नहीं कितने तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो बात मैंने आपको समझा दी है। अब मैं आपको जो बात बताना जा रहा हूँ वो थोड़ी हट के है। वो क्या? इंड्यूस हमें पढ़ना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंड्यूस करंट का डायरेक्शन के लिए। तो मैं आपके लिए एक फिगर बनाता हूँ, और फिर फिगर को हम लोग डिस्कस कर थोड़ा समझेंगे उसको। ठीक है, पहले मैं फिगर बनाता हूँ आपके लिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों को, जैसे मैंने कहा था कि एक फिगर बना करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए। ये जो मैंने एरो दिखा रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिमिटेशन ये है कि हम लोग जिस क्लास में है ना, हमें उस क्लास में एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, एक छोटे से पैकेट में बड़ी सारी चीजें डाल दी है, और स्टूडेंट को बोला पढ़ो और समझो, और हम कुछ भी पूछेंगे। और टीचर की हालत ये है कि यार उस स्टूडेंट को कैसे सब कुछ समझा दिया जाए ताकि हमारा स्टूडेंट बाकी उससे अच्छा परफॉर्म करे। तो बड़ी सारी चीजें एक स्टूडेंट को समझानी पड़ती है, और हर बात उसको समझानी पड़ती है ताकि उसके दिमाग में आ जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो आपको दिखा रखा है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रखी है। मैंने क्या दिखा रखी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रखी है।
किसकी होंगी? किसी मैग्नेट की होंगी, किसी वजह से कोई मैग्नेटिक होंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या नाम दिया आप में से कोई रिपीट कर सकता है? मैंने क्या नाम दिया इनका? एनीबडी? दिस इज, कम ऑन, एनीबडी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, गुड। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। आपके सामने मैं एक छोटा सा ये एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ये आपको दिख रहा होगा सबको कुछ। इस हॉरिजॉन्टल सर्कल है, और इस हॉरिजॉन्टल सर्कल से मैं बड़े सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा हूँ। ये देखो, ये जा रही है, ये सब इसके अंदर से होकर गुजर रही है, ये सब अंदर से गुजर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से होके गुजर रही हैं, इनके अंदर से होके गुजर रही हैं। एक बड़ा मैं चाहूंगा कि आप ना, मैं जो ये ड्रॉ कर रहा हूँ उसको देखे भी और विजुअलाइज भी करें कि सर कर क्या रहे हैं ऐसे। एंड अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने व्हाइट सर्कल, ये जो मैं जिसको पकड़ के हिला रहा हूँ, जिसको मैं पकड़ के हिला रहा हूँ, आपको दिख रहा है सबको, हाँ या ना? यस और नो, जल्दी बताइए। दिख रहा है? यस और नो? यस सर। राइट, गुड। यस। तो अब क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ये जो सर्कल है, इस सर्कल का नाम ए रखूं, तो ए से, अब मैं पूछ रहा हूँ, ये सर्कल का नाम ए रखूं, तो ए से जल्दी से गिन के बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं? कितनी पास कर रही हैं? जल्दी बोलो। चलो टाइम मत लो, कितनी पास कर रही है? 6, 1 2 3 4 5 6, यस और नो? यस सर। यस, 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करी, गुड। अब अगर मैं इसको, ये जो सर्कल था, इस सर्कल को मैं टेढ़ा करते जाऊं, टेढ़ा करते जाऊं, टेढ़ा करते जाऊं, टेढ़ा करते जाऊं, बिल्कुल इस तरीके से प्लेन में रख दूं, मतलब पहले ये कैसे था सर्कल, कि ये सर्कल के अंदर से गुजर रही थी, सर्कल के अंदर एरिया से, और अब मैंने इस सर्कल को क्या कर दिया, सर्कल का जो प्लेन है, और जो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्लेन है, वो बिल्कुल सेम हो गया, पैरेलल हो गया। तो अब मैं पूछूं कि इस सर्कल से हो करके, मतलब एक तरफ सेंटर करे और दूसरे साइड से बाहर निकल जाए, कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे? तो आपका आंसर 0 होना चाहिए। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि नहीं सर, अभी भी देखो अंदर होके ऐसे जा रही है और फिर जा ही रही है, नो, प्लीज अंडरस्टैंड, 3 डायमेंशनल डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से मैं आपको इस 3D विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ी मदद कर सकता हूँ। सपोज कर लो मैंने आपके लिए कुछ इस तरीके का एक जुगाड़ लगाया, हेलो बच्चा, ये कुछ इस तरीके का जुगाड़ लगाया, देखिए ध्यान से, कि मैंने ये कहा ये सिलेंडर है, कुछ इस तरीके से ऐसे, ये सिलेंडर, ये सिलेंडर है, और यहाँ पे वो सर्कल रख दिया। तो ये तो अब साफ साफ पता चल रहा है ना कि भाई ये सारा का सारा क्या हो रहा है, 3 डायमेंशनल है, ये इसके अंदर से होके गुजर रहा है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एंड अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक केस में आप देख रहे हैं कि ओके, सिलेंडर से कितनी फील्ड लाइंस गई हैं? 6। कितनी निकलेंगी? 6। दूसरे केस में मैं आपको कह रहा हूँ, हेलो, ये जो व्हाइट वाला था, ये जो सर्कल था, इस सर्कल की हालत मैंने ऐसे बना दी, और इस वाले सर्कल को उठाया, इसकी भी हालत ऐसे बना दी। तब आप बता सकते हो क्या कि ये सिलेंडर से कितनी लाइंस पास की हैं? सारा विजुअलाइजेशन चौपट हो गई। सो यानी कि ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है तब तक काम कर रहा है जब तक आपको लगे कि हाँ ठीक है, 3 डायमेंशनल है। अगर ये 3 डायमेंशनल नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब देख रहे हैं ये 3D, तो जब आप इस सर्कल को चेंज कर रहे हैं, यानी कि इसका प्लेन बदल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटती जाएंगी। यहाँ पे जरा देखना, आपने ऐसे बनाया, मैंने इस सर्कल को बिल्कुल ऐसे रखा है, सारी की सारी फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं। कितनी गुजर रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होके गुजर रही हैं। और अगर मैं इस सर्कल का प्लेन चेंज करता गया, प्लेन चेंज करता गया और ऐसे रख दिया, अब ये सब एक ही प्लेन में हो गई भाई। ठीक है जी। उसी तरीके से ये प्लेन ऐसे, तो आपको लग रहा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये जो सर्कल है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? यस और नो? जल्दी से बोल दो यस और नो। ये लग रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सर्कल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? यस और नो? यस सर। यस। यस सर। लेकिन जब आप ऐसे कर देते हैं तो आपको ये ऐसा लगता है क्या कि ये परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी? घटती जाएंगी।
अब मैं आपके सामने एक और चीज आपको समझाने के लिए, बेहतर समझाने के लिए, यू लुक एट मी हियर, आपको एक मैंने छल्ला बना के दिखाया है, और इस छल्ले में मैं बड़े सारे पेन उठा करके, ऐसे पेन उठा के मैं डालूं ऐसे, तो 3 पेज पास हो। अगर मैं इस, ये जो सर्कल था, ये सर्कल और ये पेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब मैं अगर सर्कल को धीरे 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 टर्न करते जाऊं, तो इससे पेन जो गुजर रही होंगी पहले से कम गुजरेंगी या ज्यादा गुजरेंगी? कम गुजरेंगी या ज्यादा गुजरेंगी? अरे बताओ भाई। अभी इसे ऐसे पास किया तो ऐसे गुजरे, अब मैं अगर इसको ऐसे करता जाऊं, घुमाते जाऊं, तो कम गुजरेंगे या ज्यादा गुजरेंगी? कम। पूछो, कम गुजरेंगी। इतना, यस। सो आपने ये नोटिस किया कि इसमें कम गुजरेंगी। गुड। जस्ट कम गुजरेंगी, 1 मिनट पर, चलो। सो आप लोगों ने ये समझ लिया कि भाई, अगर मैं इस फील्ड लाइंस को ऐसे, ये इसको, इस सर्कल का प्लेन चेंज करते जाऊं, प्लेन इसके परपेंडिकुलर आ तो सबसे ज्यादा पास कर, ऐसे कम करता जाऊं तो कम पास होता जाएगा। गुड। ठीक उसी तरीके से जो यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ जो बताने जा रहा हूँ, जरा उस पर ध्यान दीजिए। सपोज कर लो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इन दोनों के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रखी हैं, कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, और ये फील्ड लाइन साफ साफ दिख रही हैं कि नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही हैं। और ये जो आपने ले रखा है इस तरीके से, ये एक फ्रेम ले रखा है, नाम रख सकते हैं ABCD, ये एक फ्रेम ले रखा है, और इस फ्रेम से अटैच एक एक्सिस है, इसको हमने एक्सेल कह दिया। क्या कह दिया? एक्सेल कह दिया। गुड। अब मैं इस एक्सेल को, जैसे मैं इस सर्कल को घुमा रहा था, अभी मेरे पास ऐसी कोई मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं, जैसे मैं उसको घुमा रहा था ऐसे घुमा के इसको मैंने, यानी कि इसका प्लेन अभी इसके 90 डिग्री पे रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और प्लेन ऑफ द सर्कल 90 डिग्री पे है, और अब ऐसे ले जाके रख दिया, तो ये दोनों का प्लेन सेम हो गया। तो भाई इससे कितना फ्लक्स पास करेंगे, यानी कि यार ऐसे ले जाके रख दिए, बिल्कुल 90 डिग्री, यानी कि अब ये दोनों सेम प्लेन में हो गए, तो इससे कोई भी पास, इसके अंदर से होके कोई नहीं गुजरेंगे। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे ऐसे घुमाते जाते होंगे, फील्ड लाइंस कम होती जाती होंगी, और फाइनली जब ये बिल्कुल फ्लैट सेम प्लेन में आ जाता होगा तो जीरो हो जाता होगा। तो अगर यहाँ पे ABCD, ये जो प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, इस रेक्टेंगुलर प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐसे रखा कि बिल्कुल ये, इससे सारी की सारी फील्ड लाइंस पास हो रही है, नहीं कि 90 डिग्री पे है, और फिर इस प्लेन को मैं उठा करके क्या करूं, घुमाता जाऊं, टर्न करता जाऊं, टर्न करता जाऊं, तो इससे फील्ड लाइंस भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएंगी। अब बड़ी मुद्दे की बात देखिए, आपने नोटिस किया कि इसके अंदर जब मैग्नेट पास लेके आते थे, फील्ड लाइंस बढ़ जाती थी, दूर लेके जाते थे, फील्ड लाइंस घट जाती थी, घटने लगती थी। ऐसे बोलना चाहिए मुझे, जब मैग्नेट पास लेके आ रहे तो फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, और बढ़ रही थी मतलब इंक्रीजिंग, दूर लेके गया तो घट रही थी। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें घटता था या बढ़ता था, यानी कि चेंज हो रहा था, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता था। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का घटना और बढ़ना बंद हो जाता था, तो करंट जीरो हो जाता था। यहाँ पे हमने ये सीखा। ओके। यहाँ क्या देखा? सेम सिचुएशन भाई, करंट बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा रहे हैं, करंट डिक्रीज करा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा रहे हैं। और अभी कुछ क्वेश्चन करके भी मैंने बताया कि अगर करंट बढ़ाएं और इसको पास लेके आए तो और बढ़ा दिया आपने। अब अगर करंट बढ़ाएं और उसको धीरे धीरे दूर करने लगा, फील्ड लाइंस नहीं बढ़ रही हैं, तो भाई करंट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कर रखा है आपने, एक क्वाइल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, वो फील्ड लाइंस घट रही है और बढ़ रही है, तो इसमें करंट हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। अरे बाबा, ये बात तो ठीक है, समझ गए, सारी बात समझ गए। अब यहाँ सवाल है, तो ये वाला जो लूप है, मैंने इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर अटैच नहीं किया, यही ना, मैं चाहूँ तो इसमें गैल्वेनोमीटर भी अटैच कर सकता हूँ। और अब गैल्वेनोमीटर अटैच करके मैं पूछूं कि देखो, इसको जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखा और इस फ्रेम को ही घुमाया जाए, अब देखो पहले मैंने ऐसे बनाया था और ऐसे पेन दिखाया था, अब मैं ये रेक्टेंगुलर प्लेन, ऐसे समझो कि ये रेक्टेंगुलर शीट प्लेन है, और अब मैं इसको घुमाऊं ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, अभी ये इससे बड़ी आसानी से पास कर रहा है,
जब ऐसे ऐसे घुमाऊंगा घुमाऊंगा तो ये धीरे धीरे एक बार क्या होगा, ये पेन और ये इससे नहीं गुजरेगा, ऐसे निकल के जाएगा। तो इससे भी फील्ड लाइंस घटेंगी। तो जब इसको आप घुमाओगे इसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं ये जब बोला कि इसको जब आप ऐसे घुमाओगे तो बच्चा आपको मेरा वीडियो देखना है, स्क्रीन पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मेरा वीडियो देखना है। तो मैंने ये देखा कि ये एक फ्रेम फ्रेम बना दिया। अभी ये पेन को मैं इसके अंदर से गुजारा, अब इस फ्रेम को घुमाता जाओ घुमाता जाओ घुमाता जाओ, ऐसे करिए, लो भी ये पूरा फील्ड लाइंस मैं फ्रेम से गुजर ही नहीं था। तो जब मैं इस एबीसीडी को घुमाऊंगा इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, चलो एक्सेल कहना अभी ठीक नहीं लग रहा है, मैं इसको अभी फिलहाल एक्सिस कह दूं। ये इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एक्सिस है, और इस एक्सिस को पकड़ के इस पूरे को घुमा सकता हूँ, ऐसे 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 घुमा सकता हूँ। व्हाट आई मीन टू से गाइस, व्हाट आई मीन टू से गाइस, कुछ इस तरीके का है। और आपने यहाँ पे एक कुछ ऐसे लगा रखा है समथिंग, अब इसको पकड़ के, ये इसके साथ अटैच है, इसको पकड़ के आप घुमाओ, इसको पकड़ के घुमाओ तो ये पूरा का पूरा फ्रेम घूमेगा कि नहीं घूमेगा। ऐसी बड़ी सारी चीजें, इसको घुमाते हैं तो ये पूरा घूमता है, अगर आप इसको टर्न करोगे तो ये भी घूमेगा। तो ठीक है, ये भी घूमेगा, तो घूमेगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, कम होती जाएंगी, फिर घट के जीरो हो जाएंगी, फिर बढ़ेंगी, फिर बढ़ के मैक्सिमम हो जाएंगी, फिर घटेंगी, घट के जीरो हो जाएंगी, फिर बढ़ने लगेंगी, फिर बढ़ के मैक्सिमम हो जाएंगी। ऐसा होगा या नहीं होगा, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बताओ ऐसा होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो, हाँ या ना में जवाब। होगा। होगा। यस सर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे चेंज होंगी, तो यार इसमें भी तो करंट पास होना चाहिए ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें भी घट रही है और बढ़ रही है, तो जब करंट पास होगी तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंड्यूस करंट। तो जो इसमें करंट पास हो रहा था कहाँ पे, इस कॉइल में, इस कॉइल में या यहाँ पे जो करंट पास होता वो इंड्यूस करंट था। क्यों? क्योंकि एक इंड्यूस वोल्टेज आ जाता था, ईएमएफ आ जाता था, तो वहां करंट पास होता था। तो ये जो इंड्यूस करंट पास होगा, इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। देखो आपकी बुक में कितना छोटी सी बात रखी है, लेकिन उस चीज को समझाने के लिए हमें कितना टाइम लग गया, 10th क्लास के बच्चे के लिए ये सब कुछ पढ़ा करके समझाना। तो मैंने इस फिगर से इस फिगर से इस फिगर का हेल्प लेकर के मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। तो अगर किसी लूप से, ये लूप ले लिया, चाहे वो लूप सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, तो अगर किसी लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही हैं बढ़ रही हैं, तो वहां पे करंट, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होएगा। और अगर करंट पास होने के लिए, सपोज कर लो मैं ये करंट पास होने वाली बात कह के चुप हो गया, स्टॉप हो गया, क्यों? मान लो कि मैं इसमें से थोड़ी देर के लिए, मैं एक आपके सामने एक गलती कर रहा हूं, जरा देखो, ये पिंक वाली ये हटा दी, और ऐसा ए बी सी डी ऐसे है, मैंने पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर फ्रेम नहीं है, अब मैं उसके साथ घुमाऊं तो फील्ड लाइंस तो तब भी चेंज होएगा, तब भी उसमें करंट पास होना चाहिए क्या? अरे करंट कैसे पास होगा, क्योंकि लूप कंप्लीट नहीं है। ईएमएफ इंड्यूस होएगा बट करंट पास नहीं है। तो इसलिए करंट पास होने की अगर पॉसिबिलिटी है, ईएमएफ इंड्यूस होएगा अगर, तो ईएमएफ अगर इसमें इंड्यूस होएगा तो इसमें करंट पास होगा। और ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा? क्योंकि फील्ड लाइंस घट रही हैं या बढ़ रही हैं। ये जो मैंने घटा हटा करके किया, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं बेटा 12th का कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरी पूरी जो आपके साथ न्याय होना चाहिए इस टॉपिक को लेकर के, वो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। सो नाउ द आइडिया इज कि अगर कहीं पे किसी लूप से, चाहे वो स्क्वायर हो रेक्टेंगुलर हो, चाहे किसी भी तरीके का शेप हो, अगर उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही है या बढ़ रही है, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होएगा। और अगर करंट पास होने की पॉसिबिलिटी है तो करंट भी पास हो, और उस करंट को हम इंड्यूस करंट कहेंगे। पहले इतनी बात अपने दिमाग में रजिस्टर करनी है। तो मैंने जो यहाँ पे बात बताई उसको कैसे लिखूं, तो इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे, इफ if magnetic field if magnetic field lines field lines magnetic field lines associated magnetic field lines associated with any loop, ब्रैकेट में रेक्टेंगुलर स्क्वायर वॉट एवर, राइट,
rectangular, rectangular, square और whatever, चाहे किसी भी तरीके का लूप. If magnetic field lines associated with any loop changes, then EMF gets induced. ये आप बाद में अगर पढ़ेंगे तो दिक्कत कर जाएगी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ. EMF gets induced, and if possible, मतलब if possible, current will pass. ठीक है जी. तो करंट पास होगा. This current is known as, induced current. This current is known as induced current. ठीक है जी. सो मैग्नेटिक फील्ड से हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या कहता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है. तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट हो सकता है? ये फ्राइडे का था, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हाँ यार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करने से करंट पास हो रहा है. इसको हम इंड्यूस करंट कहेंगे. करेक्ट. इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाए? हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट? तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ induced current. How to find direction of induced current? This is what we need to study. तो इसके लिए how to find direction of induced current, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ेंगे. तो मैं आपको एक छोटा सा फिगर बना देता हूँ और फिर अपनी बात कहता हूँ आपको समझाने के लिए. तो बच्चे, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. तो ये क्या करना है इसमें हमें, जब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग इंड्यूस करंट का, तो ये देखो मैंने राइट हैंड लिया है. नाम है यहाँ पे, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो हमने पढ़ा है. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी. तो ये मैंने राइट हैंड ले लिया बेटा. ये हमारा थंब है, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है, ये हमारा मिडिल फिंगर है. सो आई सेड ये हमारा थंब है. दिस इज थंब, index finger and middle finger. So this is thumb, index finger, and this is middle finger. ठीक है जी. अब ये कहता है कि अगर आप इफ थंब को मोशन का, यानी कि मोशन को रिप्रेजेंट करें, और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, और ये करंट को रिप्रेजेंट करे. आपको याद होगा मैंने अपने लेक्चर में आप लोगों को जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया था, वहां पे मैंने एक एब्रिविएशन आपको सिखाया था, एंड दैट वाज फादर मदर चाइल्ड. कि भाई फोर्स मानोगे किसको? फोर्स मानोगे आप, लाइक वहां पे पढ़ा था फादर, ये मदर एंड चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट. और जब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करेंगे तो MMC, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ऐसे आप याद रखेंगे. मोशन, मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज मोशन, थंब, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड. सुन ही रहे हैं मेरी बात, हर चीज इतना सफाई से लिखना भी जरूरी है. एंड दिस इज करंट, MMC. तो अगर राइट हैंड को, अब बेटा ये राइट हैंड देखो, जिस हाथ से मैं लिख रहा था वो वाला हाथ यूज कर रहा हूँ, राइट हैंड लिया. एंड ये हो गया मोशन, यानी कि कंडक्टर को, लूप को जो आप मोशन करा रहे हैं, ये हो गया मोशन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये हुआ इंड्यूस करंट. तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सजेस्ट करता है हमें कि इफ थंब, इंडेक्स फिंगर
index finger and middle finger of right hand are stretched mutually perpendicular. The thumb, index finger and middle finger of right hand are stretched mutually perpendicular as shown. Then motion, then if thumb or represent motion of coil, motion of loop, and index finger represent magnetic field, then middle finger will represent, will give us direction of, will give direction of us, लिखने की जरूरत नहीं, will give direction of induced current. ये है Fleming right hand rule. So okay, fine, we need to know the application of this. इसको पढ़ने का क्या फायदा हुआ? चलो जी दिखाता हूं मैं आपको. अब ये देखो ABCD आपके सामने है, और सपोज कर लो कि इस ABCD कॉइल को आप घुमा रहे हो, यू आर टर्निंग. मैं आपको ये वाला डायग्राम में ये कॉइल ले लो, इस कॉइल को ऐसे घुमाओ और उस पर मैग्नेटिक फील्ड दिखा दो. चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, फिर थोड़ा दिमाग लगाएंगे. ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया सर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड है. इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो ये कॉइल रखा आपने, इस कॉइल को आप घुमा रहे. तो अगर सिर्फ जैसे कि अभी हमने नामकरण किया है A, B, C एंड D. अब बताओ इसको जब घुमाओगे तो ये BC अंदर जाएगा और AD किधर आएगा? बाहर आएगा. BC किधर जाएगा? अंदर, और AD कैसे आएगा? बाहर. तो मैं अगर इनके मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूं कुछ इस तरीके से, देखो जी, AD ऐसे बाहर आएगा और मैं कहूँ BC ऐसे अंदर जाएगा. तो ये किसका डायरेक्शन हो गया? मोशन का. इस वाले आर्म का इधर की तरफ, इस वाले आर्म ये मोशन हो गया. और मैग्नेटिक फील्ड कैसे भाई? अंदर की तरफ. तो अब आप राइट करें तो मोशन दिखाएं, मैग्नेटिक फील्ड दिखाएं, और ये करंट देखें. आप समझ रहे हैं ना? मैंने बोला AD वायर के ऊपर, इस AD पे, ये AD पे किधर जा रहा है? राइट हैंड का थंब का डायरेक्शन हो गया इधर, और ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का. तो इंड्यूस करंट किधर होना चाहिए? D से A होना चाहिए. तो जो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, ये जिसको दिखा रखा है ऐसे, मैं अब इसी चीज को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. बेटा जरा गौर करना कि ये डायरेक्शन हुआ किसका? मोशन का. ओके, ये डायरेक्शन हुआ किसका? मैग्नेटिक फील्ड का. ये डायरेक्शन किसका हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का. ये मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का. तो ये डायरेक्शन किसका हुआ? इंड्यूस करंट का. ये डायरेक्शन किसका हुआ? इंड्यूस करंट का. ये डायरेक्शन इंड्यूस करंट का हो गया. तो ये मैंने किस पे लगा? ये हुआ मोशन, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हुआ? करंट. तो इस AD पे लगाया राइट हैंड से, ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड. आप लोग देख पा रहे हैं? एक मिनट में स्टॉप शेयरिंग करके आपको ये फिगर दिखा रहा हूँ. राइट, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी मी. सॉरी. so this is, या ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ जा रहा है, और इंड्यूस करंट किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है. समझ पा रहे हैं ना? हाँ. तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे जो दिखाया, या यहाँ पे जो दिखाया कि ये मोशन है ऐसे, राइट हैंड थंब और राइट हैंड रूल से, ये आपका
थंब का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का। बड़ी सिंपल सी बात है, आप ऐसे कर लो, ये थंब ऐसे रखो, ये हो गया डायरेक्शन इंड्यूस करंट का। तो इसका मतलब ये किस पे परफॉर्म किया मैंने? एडी वायर पे। ये किस पे परफॉर्म किया? एडी पे। सो दिस इज ऑन एडी। एडी पे परफॉर्म किया, करंट कैसे मिला? डी टू ए, डी टू ए। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया डी टू ए। अगर मैं सीबी पे परफॉर्म करूं तो क्या होगा? फिर बाबा क्या हुआ? ये मोशन ना होकर के मोशन अंदर हो गया। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे हो गया। तो अब अगर मोशन का डायरेक्शन बढ़ेगा तो करंट भी क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि जी अब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ किस पे? बीसी पे। तो अब मेरा कैसे होगा? मैं कहूँगा ओके, ये हमारा भाई मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा भाई इस पे मोशन कुछ इस तरीके से हुआ, मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है इस पे अंदर की तरफ। तो भाई इसमें इंड्यूस करंट कैसे मिलेगा? नीचे की तरफ आ जाएगा हमारा इंड्यूस करंट। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर। तो ये हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो ये जब आपने यहाँ दिखाया बीसी पार्ट पे, मीन बीसी वाले वायर पे, तो इसमें इंड्यूस करंट किधर जा रहा है? नीचे। तो आपने यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया, देखो ये करंट ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे होता हुआ ऐसे चला जाएगा। तो ये इंड्यूस करंट निकालने का तरीका सिखाया, ये एडी पे और ये बीसी। इसीलिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें पढ़ाया गया। सो किसी भी कॉइल में अगर हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही है या बढ़ रही है, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो भैया करंट पास होगा, और उस करंट का डायरेक्शन वो इंड्यूस करंट कहलाता है, उसका डायरेक्शन हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाल लेते हैं। ठीक है, और भी तरीके होते हैं निकालने के लिए, दैट वी शुड लर्न इन क्लास 12। अब एक चीज और बताना चाहूंगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा कि भाई ठीक है, हमने जो कुछ पढ़ा, करंट है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमने ये पढ़ लिया था, इसी चैप्टर में पढ़ा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन गया जी करंट। तो ये कहाँ पढ़ा हमने? इसी चैप्टर के अंदर। और ये पढ़ा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के छोटे से, इसको दो पार्ट में मैंने पढ़ा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पढ़ा। तो ये बात आप समझ गए हैं। अब आपने देखा कि देयर इज अ वे, एक सेकेंडरी लूप रखो, कॉइल रखो, और एक सोर्स रखो मैग्नेटिक फील्ड का, चाहे वो मैग्नेट हो या करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स हो, यानी कि प्राइमरी कॉइल हो। और उनके बीच का अगर डिस्टेंस घटे बढ़े तो ऐसा हो जाता है। दिस इज व्हाट यू नो। तो मोस्टली यानी कि देयर आर टू वेज, तो टू वेज टू प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। क्या देखा आपने? टू वेज, ओहो, टू वेज टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस ओहो प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। क्या दो तरीके हैं बेटा? सो एक तरीका तो, देयर आर टू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट। मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ कि थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, चीजें भाग जाती हैं, ठीक है ना? ऐसे चलो, एनीवे, टू वेज टू प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। पहला तरीका क्या है हमारे पास? द फर्स्ट वे इज लाइक दिस, राइट? व्हाट इज द फर्स्ट वे? फर्स्ट वे सेज दैट कि आप कोई कॉइल लो, राइट, मतलब जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको मूव कराओ। कीप सेकेंडरी कॉइल, कीप कीप सेकेंडरी लूप at rest, and source of magnetic field moving, source of magnetic field moving। ठीक है जी। एक दूसरा तरीका क्या है? कीप source of magnetic field, source of magnetic field at rest and coil moving। ठीक है जी। सो दोनों तरीके से हो सकता है। ज्यादातर केसेस में हम लोग ये प्रीफर करते हैं, कॉइल को मूव कराना पसंद करते हैं, मोस्टली प्रीफर्ड। सो दिस इज मोस्टली
प्रीफर्ड। ठीक है जी, ये हम लोग मोस्टली प्रीफर्ड, ये वाला जो मेथड है यही ज्यादा प्रीफर किया जाता है। तो इसके साथ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने सारा सारा पढ़ लिया। तो अगली क्लास में हम लोग जनरेटर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि आप पीछे के सारे लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 8 है, राइट, 6, 7, 8, या लेक्चर नंबर 8 है, सारे के सारे 8 लेक्चर को तरीके से रिवाइज कर लें, तो आप जनरेटर पे जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा बेसिक चीज हमने आपको यहाँ पे बता दी है एक तरीके से। क्या बताया बेटा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई लूप है, उस लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, ईएमएफ इंड्यूस होएगा और करंट पास होगा। तो इसी ये जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल है। इंड्यूस करंट के बहाने मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।